हेलो एवरीवन, मैं हूं अंकिता, आपकी इंग्लिश एजुकेटर, और स्वागत करती हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स पर। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं क्लास 10th इंग्लिश की बुक फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर 4 फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। और आज हम इस टॉपिक कवर करेंगे, वो है इसका एक्सप्लेनेशन पार्ट 2। तो लेट्स स्टार्ट इट। Since no one would understand a word of my stories to Kitty if I were to plunge right in, I would better provide a brief sketch of my life, much as I dislike doing so. अभी तक हमने ये पढ़ा था कि एन फ्रैंक को उनके 13th बर्थडे पर उनके पेरेंट्स ने एक डायरी गिफ्ट की है। वो बहुत खुश होती हैं उस डायरी को लेकर, क्योंकि उसमें वो अपनी सारी वो बातें लिख सकती हैं, बता सकती हैं, जो वो किसी और से किसी वजह से शेयर नहीं कर पा रही हैं। और वो वजह ये है कि हर तरफ नाजीज़ का कंट्रोल बढ़ता जा रहा है, एक दहशत और एक खौफ का माहौल है, तो इसलिए किसी का भी मेंटल पीस नहीं है। और इसीलिए वो कोई कुछ ऐसा चाहती हैं, अपने पास एक ऐसा फ्रेंड चाहती हैं जिसके साथ वो अपने सारे सीक्रेट्स शेयर कर सकें, जिनके साथ वो अपने मन की हर बात कह सकें। और इसीलिए उन्होंने ये डायरी को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हैं, और इस डायरी का नाम उन्होंने रखा है किटी, यानी वो इस डायरी को अपने एक पेट की तरह ट्रीट करना चाहती हैं, और उसी तरीके का इसको एक नाम भी दिया है। आगे वो लिखती हैं कि चूँकि वो इतनी छोटी हैं, इतनी यंग हैं, तो शायद कोई भी उनकी स्टोरीज़ को जानने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होगा, और कोई भी उनकी स्टोरीज़ को शायद समझना भी शायद नहीं समझ पाएगा कि वो किस बारे में क्या बात कर रही हैं, क्योंकि लोग उनसे फेमिलियर नहीं हैं। और किटी यानी ये डायरी, जो कि अब उनकी एक फ्रेंड बन चुकी है, वो भी एन फ्रैंक से बिल्कुल फेमिलियर नहीं है। इसीलिए एन फ्रैंक ने सोचा कि मैं अपना एक बैकग्राउंड तो देना ही होगा, तो एक ब्रीफ बैकग्राउंड मुझे देना पड़ेगा खुद के बारे में। मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मेरे फ्रेंड्स, फैमिली कौन है, इन सब के बारे में मुझे इस डायरी में लिखना होगा, ताकि लोगों को मेरी बताई हुई स्टोरीज़ भी समझ में आ सके और मेरी किटी से और भी ज़्यादा गहरी फ्रेंडशिप हो सके। ये करने में उनको बहुत ज़्यादा वो चाहती नहीं है अपने बारे में बताना, क्योंकि वो ऑल्दो शी इज़ एन एक्सट्रोवर्ट, बहुत ज़्यादा खुले मिजाज की हैं और बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड भी हैं, बट स्टिल अपने बारे में बताना उनको बहुत ज़्यादा पसंद है नहीं। इसीलिए उनको ये सब कुछ करना पड़ेगा, फिर भी भले ही उन्हें कितना भी नापसंद हो। तो सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड अ वर्ड ऑफ माई स्टोरीज टू किटी, मैं किटी से जो भी बातें कर रही हूँ, हो सकता है कोई एक शब्द भी नहीं ही समझेगा। इफ़ आई वर टू प्लंज राइट इन, मतलब ये प्लंज का मतलब होता है डाइव इन, मतलब गेट इनटू समथिंग, किसी में जाना। तो यहाँ पर डायरी लिख रहे हैं, तो यानी डायरी में खो जाना लिखते हुए। तो उनका कहना है कि अगर ये डायरी आज मुझे मिली है और एकदम मैंने हाथों हाथ इसमें धड़ाधड़ लिखना शुरू कर दिया कि आज ये हुआ वो हुआ, ऐसा स्टार्ट अगर मैंने कर दिया, तो शायद किसी को कुछ समझ में ही नहीं आएगा। इसीलिए इट्स बेटर कि मैं एक ब्रीफ स्केच दूँ अपनी लाइफ का, यानी अपनी लाइफ के बारे में थोड़ा बहुत बताऊँ, और भले ही ये चीज़ मुझे कितनी भी नापसंद हो, भले ही मुझे ये चीज़ पसंद नहीं आ रही हो, लेकिन ये मुझे करना ही होगा। माई फादर, the most adorable father I have ever seen, didn't marry my mother until he was 36 and she was 25. यहाँ एन फ्रैंक कह रही हैं कि उनके जो पिता हैं वो अपने पिता को बहुत एडमायर करती हैं, उन्हें बहुत पसंद करती हैं, लाइक ऑल किड्स। तो भले ही सिचुएशन चाहे कोई भी हो, लेकिन उनके फादर ने हमेशा उन्हें एक प्रोटेक्टिव एक शील्ड प्रोवाइड करने की कोशिश की है, एक डिफेंसिव शील्ड, उनको एक बचाव या रक्षा कवच देने की कोशिश की है, क्योंकि जो माहौल इर्द गिर्द है उसके बावजूद भी उन्होंने ये अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो निभाई है एज अ फादर, वो बहुत बखूबी निभाई है। और उन्होंने अपने बच्चों के प्रति या अपनी फैमिली के प्रति कहीं से भी अपनी जिम्मेदारियों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया या उनसे डर के भागे नहीं है। और ऑटो यानी एन फ्रैंक के जो फादर हैं, तो एन फ्रैंक और ऑटो फ्रैंक, इनका बॉन्ड भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है हमेशा। तो इसलिए वो अपने पिता को बहुत पसंद भी करती हैं, उन्हें बहुत एडमायर भी करती हैं। और एक रीज़न और है उन्हें एडमायर करने का, क्योंकि उनके पिता ने उनकी माँ से शादी की थी जब वो 36 के हुए थे, और उस वक्त उनकी माँ यानी एडिथ फ्रैंक जो है वो 25 ईयर्स की ही थी। इतनी लेट शादी
ऑटो फ्रैंक में नहीं सिर्फ इसीलिए की क्योंकि वो चाहते थे कि मैं तब सेटल हूँ लाइफ में जब मैं फिनेंशियली स्टेबल हूँ, मैं अपनी फैमिली को एक स्टेबल लाइफ, एक फिनेंशियली स्टेबल लाइफ प्रोवाइड करवा सकूं। यानी वो हमेशा से ही उनमें एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी रही है और इस चीज़ को भी एन फ्रैंक बहुत एडमायर करती रही हैं। माई सिस्टर मार्गरेट, जो एन फ्रैंक की सिस्टर हैं उनका नाम है मार्गरेट एंड शी वॉज born in Frankfurt in Germany 1926. I was born on 12 June 1929. I lived in Frankfurt until I was 4. इसका मतलब है उनकी जो बहन है वो भी फ्रैंकफर्ट में ही पैदा हुई थी। फ्रैंकफर्ट जर्मनी में है, यानी दोनों सिस्टर्स एन फ्रैंक और मार्गरेट फ्रैंक दोनों का ही जो जन्म है वो फ्रैंकफर्ट में हुआ था जर्मनी में। और मार्गरेट जो है वो एन फ्रैंक से 3 साल बड़ी हैं। और जब तक एन फ्रैंक 4 साल की हुई, यानी 29 इस ईयर में उनका जन्म हुआ था, और 4 साल की जब तक वो हुई यानी 1933, तब तक वो फ्रैंकफर्ट में ही थी। आफ्टर दैट उनका जो छुपना छुपाना है, भागा दौड़ी कहीं ना कहीं धीरे धीरे शुरू हो गया था, अचानक से नहीं, बहुत धीरे धीरे, बहुत मेजरली छुपन छुपाई ये तब शुरू हुई थी जब वो 13 साल की हुई। My father emigrated to Holland in 1933. My mother, Edith Hollander Frank, went with him to Holland in September, while Margaret and I were sent to Aachen to stay with our grandmother. Emigrated का मतलब होता है कि एक व्यक्ति जब अपनी जगह को छोड़कर किसी दूसरे देश में जाता है तो वो व्यक्ति अपने देश में एमिग्रेटेड कहलाता है, एमिग्रेटेड, ओके। और वही व्यक्ति जब किसी दूसरे देश में जब सेटल्ड हो जाता है, उस दूसरे देश में उस व्यक्ति को इमिग्रेटेड कहते हैं कि कहीं और से आया है। तो ये डिफरेंस होता है एमिग्रेटेड और इमिग्रेटेड में। और यहाँ एमिग्रेटेड का मतलब है कि उनके जो पिता हैं, एन फ्रैंक के जो पिता हैं, वो 1933 में एडिथ के साथ यानी अपनी वाइफ के साथ हॉलैंड में जाके शिफ्ट हो गए थे। उसके बाद जो उनकी सिस्टर है मार्गरेट, तो एन फ्रैंक और मार्गरेट अपनी ग्रैंड मदर के पास चले गए थे। उनकी ग्रैंड मदर आचन में रह रही थी, तो ये दोनों आचन में चले गए थे। यानी यहाँ पे धीरे धीरे फैमिलीज़ थोड़ी थोड़ी डिवाइड होना स्टार्ट हो गया था कि पेरेंट्स किसी दूसरी जगह हैं और बच्चे किसी दूसरी जगह। और इतने छोटे बच्चों को किसी की केयर की ज़रूरत होती है, इसीलिए ऑटो और एडिथ ने उन्हें उनकी ग्रैंड मदर के साथ छोड़ा। Margaret went to Holland in December and I followed in February when I was plunked down on the table as a birthday present for Margaret. जो मार्गरेट है वो दिसंबर में ही हॉलैंड आ गई थी। अब देखिए ये लोग अलग अलग रह रहे थे, अब फिर से यूनाइट होना स्टार्ट हो गए हैं, फिर से एक जगह इकट्ठा होना शुरू हो चुका है। तो मार्गरेट जो है वो अपनी ग्रैंड मदर के पास से दिसंबर में हॉलैंड आ गई थी अपने पेरेंट्स के पास। और उसके बाद जब फरवरी आया उसमें एन फ्रैंक उनके हॉलैंड चली गई, यानी अब चारों लोग यूनाइट हो गए थे। इनफैक्ट इस बार उनकी ग्रैंड मदर भी साथ थी, सो ऑल 5 वर टुगेदर। इसके साथ प्लंक्ड डाउन का मतलब क्या होता है? प्लंक्ड डाउन का मतलब है जब भी कोई चीज़ हम बहुत कैजुअली किसी चीज़ को पटक देते हैं, जैसे कभी नोटबुक, इनफैक्ट हमारे मोबाइल फ़ोन्स भी जो हैं वो सोफ़ास पे या बेड पर हम बिल्कुल इस तरह से पटक देते हैं। लेकिन यहाँ ये पटक देने का जो वर्ड यूज़ किया गया है वो एन फ्रैंक ने अपने खुद के लिए यूज़ किया है कि मुझे उठाकर मेरी सिस्टर के सामने एज अ बर्थडे गिफ्ट पटक दिया गया। मतलब बहुत ही अचानक से उसको अपनी ग्रैंड मदर के पास से ले जाके, आचन से ले जाके और हॉलैंड में लेकर चले गए थे। इट वॉज़ नॉट अ प्लान्ड ट्रिप। तो इसीलिए वो अपने आप को कह रही है कि मैं तो बहुत छोटी थी, तो मुझे तो ऐसे उठाकर अपनी फ्रेंड के सामने इस तरीके से लाकर पटका गया एज इफ़ मैं उसका बर्थडे प्रेजेंट हूँ। I started right away at the Montessori nursery school. I stayed there until I was 6, at which time I started in the first form. यहाँ वो कहना चाह रही हैं कि जैसे ही वो हॉलैंड में पहुँची थी वहाँ पे उन्होंने अपनी मॉन्टेसरी नर्सरी स्टैंडर्ड में पढ़ाई करना शुरू कर दिया था। वहाँ पर वो तब तक रही जब तक वो 6 साल की थी। At which time I started in the first form। और जब फर्स्ट फॉर्म का मतलब है फर्स्ट स्टैंडर्ड या क्लास 1।
तो जब तक 6 साल की वो हुई तब तक वो मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल के अंदर रही और उसके बाद उन्होंने फर्स्ट फॉर्म यानी क्लास 1 से स्टार्ट किया। In the sixth form, my teacher was Mrs. Cupris, the headmistress. At the end of the year, we were both in tears as we said a heartbreaking farewell. Heartbreaking मतलब होता है दिल टूट जाने वाला, और farewell का मतलब होता है when you see off someone, यानी जब कोई जा रहा हो तो जब उनको बाय बाय कर रहे हैं बेसिकली, तो उसे कहते हैं farewell। तो ये कहना चाह रही हैं कि क्लास 6 में जब वो आई थी तब उनकी स्कूल की जो हेड मिस्ट्रेस थी उनका नाम रहा मिसेस क्यूपरस। मिसेस क्यूपरस और एन फ्रैंक का जो बॉन्ड था वो बहुत ही क्लोज था, बहुत अच्छा बॉन्ड था। इसके साथ मैं आपको ये भी बता दूँ, एन फ्रैंक एक बहुत अच्छी स्टूडेंट रही हैं और इसके बारे में भी उन्होंने अपनी डायरी में मेंशन किया है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ़ टीचर्स के साथ, इनफैक्ट मोस्ट ऑफ़ द टीचर्स के साथ उनका वो एक बहुत ही हेल्दी और अच्छा बॉन्ड शेयर करती थी, बहुत ही रिस्पेक्टेबल बॉन्ड शेयर करती थी और उनके सभी टीचर्स अप्रोचेबल भी थे और एन फ्रैंक को बहुत पसंद करते थे। तो मिसेस क्यूपरस जो उनकी स्कूल की हेड मिस्ट्रेस थी, उनके साथ भी इतना ही गहरा बॉन्ड था एन फ्रैंक का, और यही कारण है कि जब वो स्कूल छोड़ रही थी तो ये दोनों बहुत दुखी हुए एंड इट वाज अ हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल। वो बिल्कुल एक दूसरे से बिछड़ना ही नहीं चाह रहे थे, एक दूसरे से दूर नहीं होना चाह रहे थे उस वक्त। इन द समर ऑफ 1941 ग्रैंडमा फेल इल and had to have an operation, so my birthday passed with little celebration. Grandma died in January 1942. No one knows how often I think of her and still love her. 1941 का मतलब है इस ईयर में एन फ्रैंक जो है वो 12 इयर्स की हुई है। तो 12 इयर्स की जब वो हुई तो उस समय उनकी ग्रैंडमा जो है उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब होने लगी और उन्हें उनका ऑपरेशन भी करना पड़ा। नाउ शी इज़ वेरी एजड, वो बहुत ही ज़्यादा बूढ़ी हैं, उनकी एक एज है और ऑपरेशन उनकी बॉडी जो है वो ऑपरेशन सर्वाइव भी नहीं कर पा रही थी। इसीलिए घर में एक बहुत ही दुखी माहौल था। इसीलिए उनका जो 12th बर्थडे सेलिब्रेशन था वो बहुत ही थोड़ा सा सिर्फ बर्थडे विशेस एक्सचेंज हुई, इससे ज़्यादा कोई ख़ास सेलिब्रेशन नहीं हो पाया था। और लेकिन नेक्स्ट ईयर 1942 में जनवरी में ग्रैंडमा उनकी डेथ भी हो गई क्योंकि वो सरवाइव नहीं ही कर पाई जो ऑपरेशन भी हुआ और जितनी बीमार वो हो चुकी थी। तो 1942 में वो उनकी डेथ हो गई। तो जनवरी में उनकी डेथ हुई एंड देन कमिंग जून इन 1942 में जून में फिर से एन फ्रैंक का बर्थडे आया और ये था उनका 13th बर्थडे। यही वो बर्थडे था जब उनको किटी यानी अब उनकी डायरी मिली। एन फ्रैंक बचपन में अपनी ग्रैंडमा के साथ ही रही हुई हैं, इसलिए उनका एक अलग बॉन्ड है उनके साथ। तो वो अपनी ग्रैंडमा को बहुत मिस करती हैं। तो ऑलमोस्ट उनके इनफैक्ट 13th बर्थडे आते आते उनकी ग्रैंडमा को गए हुए कुछ समय हो गया था। और यूजुअली इतने छोटे बच्चे जो होते हैं वो चीज़ें भूल जाते हैं, बट दे डोंट फॉरगेट द लव दे हैव रिसीव्ड फ्रॉम देयर एल्डर्स और पेरेंट्स। जो प्यार जो केयर उन्हें अपने एंसेस्टर्स और पेरेंट्स से मिलती है वो नहीं भूल पाते। इसीलिए इसमें लिखा है कि एन फ्रैंक अपनी ग्रैंडमा को बहुत मिस भी क्या करती थी। This birthday celebration in 1942 was intended to make up for the other, and Grandma's candle was lit along with the rest. The four of us are still doing well, and that brings me to the present date of 28 June 1942 and the solemn dedication of my diary. इस स्टैंजा का मतलब ये है कि जो बर्थडे सेलिब्रेशन उनका अब 1942 में हो रहा है, यानी उनकी ग्रैंडमा की डेथ के बाद जो सेलिब्रेशन हो रहा है वो बहुत ही धमाकेदार सेलिब्रेशन होने वाला है, क्योंकि जो पिछला बर्थडे है उनका अच्छे से सेलिब्रेट नहीं हो पाया था। तो डबल धमाका अब होने वाला है। सो शी वॉज़ वेरी एक्साइटेड। शी वॉज ओनली 13 ईयर्स ओल्ड। तो वो बहुत ज़्यादा खुश थी, एक्साइटेड थी कि अब तो बहुत ही बढ़िया मेरा बर्थडे सेलिब्रेट होने वाला है। हार्डली शी न्यू कि इस बर्थडे के बाद उनकी लाइफ किस तरीके से चेंज होने वाली है। इसी बर्थडे पे जो बर्थडे कैंडल्स हम जलाते हैं उसमें एक एक्स्ट्रा कैंडल भी जलाई गई थी, और वो थी उनके ग्रैंडमा के नाम की। एक तरीके से उन्हें श्रद्धांजलि, एक ट्रिब्यूट देने के लिए ये कैंडल जलाई गई।
जो ये चारों लोगों की जो फैमिली है वो बहुत अभी भी सही चल रहा था। ऑल्दो जो माहौल आसपास था वो उतना ज़्यादा अच्छा या कंफर्टेबल नहीं था, लेकिन फिर भी ठीक ठाक सब चल रहा था। और वही वो टाइम है जब वो ये जो 13 इयर्स का ये जो बात कर रही हैं, 13th बर्थडे की जो बात कर रही हैं, और उस समय जो टाइम था वो फिर भी सही था। और वही टाइम उनको आज इस चीज़ के लिए कहीं ना कहीं मोटिवेट कर रहा है कि आज की तारीख में, यानी एनी फ्रैंक का जो प्रेजेंट है, जब वो ये सब कुछ सोच रही हैं इन सब के बारे में, वो उन्हें आज की डेट पर ले आता है, यानी 20th जून 1942। और एन फ्रैंक का बर्थडे कब आता है? 12th जून को। तो वो 28 जून से अपनी जो डायरी है उसमें मतलब उनके अंदर ये डेडिकेशन आ जाता है कि अब वो अपनी डायरी लिखना स्टार्ट करें। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूँ, ये काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है कि एन फ्रैंक ने अपनी डायरी एक्चुअल में लिखना स्टार्ट कब किया था। क्या वो 12th जून था या क्या वो 28th जून था? देखिए, जिस दिन उनका बर्थडे था, 13th बर्थडे, उस दिन उनको वो डायरी मिली थी, तो वो बहुत एक्साइटेड थी। एक छोटा सा ब्रीफ यहाँ पे बैकग्राउंड ये है कि एन फ्रैंक को जो डायरी मिली थी, इट वाज नॉट अ सरप्राइज़। इनफैक्ट वो वहाँ गिफ्ट खुद अपना पसंद कर कर आई थी। इट्स अ ब्रीफ स्केच, इट्स अ ब्रीफ बैकग्राउंड ऑफ द गिफ्ट, कि वो अपनी डायरी खुद पसंद करके आई थी और वही डायरी जो है उनके पेरेंट्स ने उन्हें दी थी। तो वो इस चीज़ को लेके खुश थे कि जो उन्हें चाहिए था उन्हें मिल गया। उसके बाद उन्होंने जो इसमें अपना जितना भी जो भी बातें लिखी, सबसे पहले जो बात उन्होंने लिखी थी वो यही लिखी थी दैट यू आर माई फ्रेंड, नाउ आई एम गिविंग यू द नेम किटी एंड नाउ यू आर माई फ्रेंड, और इसीलिए तुम एक ऐसी फ्रेंड होने वाली हो जिससे मैं अपनी सारी बात कह सकती हूँ। जैसे ही उन्हें डायरी मिली थी, सबसे पहला सेंटेंस उन्होंने यही लिखा था, इट इज़ अ कोटेशन, ओके। उसके बाद उन्होंने जो डायरी एक्चुअल में एक डायरी की तरह लिखना शुरू किया था, वो उन्होंने शुरू किया था 14th जून को, 14th जून 1942। तो अगर एग्जैक्ट डायरी लिखना अगर हम कहेंगे तो उन्होंने 14th जून को लिखना शुरू किया था। और व्हेन शी स्टार्टेड जस्ट राइटिंग इन द डायरी, वो हम कहेंगे 12th जून। तो व्हेन शी स्टार्टेड राइटिंग इन द डायरी, 12th जून। व्हेन शी स्टार्टेड राइटिंग अ डायरी, 14th जून। ऑलराइट, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब ये जो एक्सर्प्ट हम अभी ये जो पढ़ने वाले हैं, ये एक्सर्प्ट या ये छंद है, वही ये जो अंश है उनकी डायरी का जो हिस्सा है वो यहाँ से ही स्टार्ट होता है। और डेट देखिए, सैटरडे 20th जून 1942। ये 20th जून को लिखा हुआ एक उनका एक एक्सपीरियंस है, बात कर रही हैं। नाउ व्हाट शी राइट्स, डियरेस्ट किटी। यूजुअली जब कोई डायरी लिखता है तो हेलो डायरी, माय फ्रेंड डायरी, इस तरीके से संबोधित करता है। लेकिन यहाँ चूँकि एन फ्रैंक ने अपनी डायरी को एक नाम दिया है विच इज़ किटी, तो वो यहाँ अपनी हर बात, अपना हर लेटर जो है वो किटी के लिए लिख रही हैं, उसे बता रही हैं। तो ये लिखती हैं, डियरेस्ट किटी, आवर एंटायर क्लास इज़ क्वैकिंग इन इट्स बूट्स। क्वैकिंग इन इट्स बूट्स का मतलब होता है, ये एक फ्रेज़ है, इसका मतलब होता है कि एकदम कांपना बुरी तरह, कपकपी छूटना, सर से पैर तक कपकपाना। तो पूरी क्लास जो है वो एकदम कपकपा रही है बुरी तरह, यानी बहुत ज़्यादा डरी हुई है। सर्दी के मारे नहीं कपकपा रही, डर के मारे कपकपा रही है, ओके। सो द रीज़न इज़, क्यों कपकपा रही है, क्योंकि is the forthcoming meeting in which the teachers decide who will move up to the next form and who will be kept back। इसका मतलब ये forthcoming का मतलब होता है आने वाला। ऑलराइट, जैसे forthcoming मूवीज़ होती हैं या forthcoming इंटरव्यूज़ होते हैं कि forthcoming इवेंट्स होते हैं, यानी इवेंट्स जो आने वाले हैं, मूवीज़ जो आने वाली हैं, isn't it? forthcoming जो आने वाला। तो वो कह रही हैं कि एक मीटिंग होने वाली है सभी टीचर्स की, और वो आपस में ये डिसाइड करने वाले हैं कि कौन से स्टूडेंट्स हैं जिनको अगली क्लास में भेजना चाहिए, हायर क्लास में भेजना चाहिए, और कौन से स्टूडेंट्स हैं जो नेक्स्ट स्टैंडर्ड में जाने के लायक अभी है नहीं, फेल हो गए हैं या अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं कर रहे हैं, तो उन्हें अभी भी ज़रूरत है कि सेम स्टैंडर्ड में ही रखा जाए। तो यही सोच कर सबको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। हाफ द क्लास इज़ मेकिंग बेड्स।
Jian and I laugh ourselves silly at the two boys behind us, Cian and Jack, who have staked their entire holiday savings on their bet. अभी क्या चल रहा है कि सारी की सारी क्लास जो है वो क्या कर रही है, आपस में शर्तें लगा रही है. हाफ द क्लास इज़ मेकिंग बेट्स. बेट्स का मतलब होता है शर्त लगाना. तो आधी से ज़्यादा आधी क्लास शर्त लगा रही है कि क्या होगा, कौन क्लास में नेक्स्ट स्टैंडर्ड में जाएगा, कौन नहीं जाएगा, ये हो रहा है. और एन फ्रैंक क्या कर रही है, एन फ्रैंक का एक फ्रेंड है जी एन, ठीक है, उन्होंने मे बी फॉर वो नहीं बताना चाहती हैं कि एक्चुअल नाम जो है उसका नाम नहीं देना चाहती हैं, इसीलिए उन्होंने सिर्फ इनिशियल्स लिखे हैं अपने फ्रेंड के नाम के, विच इज़ जी एन. तो जी एन और एन फ्रैंक अभी क्या कर रहे हैं, ये दोनों बैठ के दो लड़कों पर हंस रहे हैं. और ये दो लड़के कौन हैं, सीएन एंड जैक. देखिए ये एक जर्मन नाम है, इसको जैक या जैकीज़ नहीं हम प्रोनाउंस करेंगे, इसका जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो है जैक. ऑलराइट, इसे हम ध्यान रखेंगे. तो जीएन और एन फ्रैंक क्या कर रहे हैं, बैठे बैठे बस एंजॉय कर रहे हैं सबको देख के कि कोई कुछ शर्त लगा रहा है, कोई कुछ बेट कर रहा है. और जो सीएन और जैक है वो भी आपस में बेट लगा रहे हैं. और उन्होंने किस चीज़ की बेट लगाई है, समर हॉलीडेज़ में उन्होंने जो भी अपनी पॉकेट मनी सेव की थी ना, जितना भी अमाउंट सेव किया था उसे उन्होंने अपनी शर्त पे लगा दिया है कि जो भी जीतेगा उसे सारा अमाउंट मिल जाएगा. From morning to night, it's you are going to pass. No, I am not. Yes, you are. No, I am not. Even G's pleading glances and my angry outbursts can't calm them down. इसका मतलब है कि सुबह से शाम हो गई लेकिन उनकी बेट का जो सिलसिला है वो ख़त्म ही नहीं हो रहा था. एक कह रहा था कि हाँ तुम पास हो जाओगे, नेक्स्ट स्टैंडर्ड में चले जाओगे, और दूसरा कह रहा था कि नहीं बाबा मुझे तो कोई बचा ही नहीं सकता फेल होने से, मैं तो पास हो ही नहीं सकता. तो इसी चीज़ का आपस में इनकी बेटिंग चल रही थी, डिस्कशन चल रहा था. एन फ्रैंक अपने फ्रेंड जी के साथ क्या कर रही थी, वो इनको और समझाने की कोशिश कर रही थी. तो जी और एन फ्रैंक का दोनों का अपना अपना तरीका था. जी एकदम रिलैक्स और प्लीडिंग ग्लांसेस का मतलब होता है रिक्वेस्टिंग तरीका, एक जो होता है कि मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्रार्थना कर रहे हैं कि भाई मान जाओ हमारी बात प्लीज़, इस तरीके से बेट मत लगाओ, पास हो जाओगे. और जो एन फ्रैंक है वो एकदम गुस्से में कि देखो अब रुक जाओ, बहुत हो चुका है. तो दोनों का अपना अपना तरीका और अपने अपने तरीके से अपने फ्रेंड्स को रोकने की और काम डाउन करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है. If you ask me, there are so many dummies that about a quarter of the class should be kept back. But teachers are the most unpredictable creatures on earth. यहाँ बहुत ही ज़्यादा ह्यूमरस भी हो रही है एन फ्रैंक की, मेरी अगर माने तो बहुत ज़्यादा डमीज़ का यहाँ मतलब होता है कि ऐसे लोग जो बिल्कुल वैसे तो डमी होता है एक काइंड ऑफ मॉडल की समझाने के लिए. हम देखते हैं ना मार्केट के अंदर जो ड्रेसेस जिस पे होती है मेलन क्वीन, उनको डमीज़ भी कहा जाता है. लेकिन यहाँ डमीज़ का बिल्कुल मतलब है somebody who doesn't deserve to go to promote into higher standard, higher class. तो उन्हें कहा जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, लगभग मेरी क्लास में 1/4 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इस लायक ही नहीं है जो हायर स्टैंडर्ड में जाएं. लेकिन फिर भी भैया कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जो टीचर्स होते हैं ना वो मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रीचर्स होते हैं. अनप्रिडिक्टेबल मतलब जहाँ प्रिडिक्ट ना किया जा सकते या जहाँ ये विचार ना किया जा सके कि क्या होने वाला है, बिल्कुल एकदम फुल ऑफ सस्पेंस. तो एन फ्रैंक कह रही हैं कि टीचर्स इतने अनप्रिडिक्टेबल होते हैं कि कुछ नहीं कहा जा सकता कि वो क्या डिसीजन ले लें. आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्लफ्रेंड्स एंड माई सेल्फ, वी विल मेक इट. द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज़ मैथ्स. एनी वे ऑल वी कैन डू इज़ वेट. यहाँ वो कह रही हैं कि मुझे लेकर कोई भी डर नहीं है और ना ही मेरी गर्लफ्रेंड्स को लेके. गर्लफ्रेंड्स यानी उनकी जो फीमेल फ्रेंड्स हैं, उनका जो फ्रेंड सर्कल होगा, ग्रुप होगा, उसके बारे में बात कर रही हैं कि हमें लेकर तो कोई चिंता नहीं है, हम डेफिनेटली नेक्स्ट स्टैंडर्ड में चले जाएंगे, लेकिन मुझे सिर्फ एक ही सब्जेक्ट की चिंता सता रही है और वो है मैथ्स में पता नहीं क्या होगा. लेकिन फिर वो कहती हैं कि ज़्यादा सोचने विचारने का क्या फ़ायदा, क्योंकि हम जो कर सकते हैं वो सिर्फ इतना है कि हम सिर्फ वेट कर सकते हैं, इंतज़ार कर सकते हैं टीचर्स के डिसीजन का.
Until then, we keep telling each other not to lose heart. एक दूसरे को सांत्वना दे रहे थे, ढाढ़स बंधा रहे थे कि चिंता मत करो, हौसला रखो, सब ठीक हो जाएगा। तो बहुत एक दूसरे के साथ क्या कर रहे थे, एक दूसरे को हौसला अफजाई कर रहे थे। I get along pretty well with all my teachers. There are 9 of them, 7 men and 2 women. यहाँ वो अपने टीचर्स के बारे में बता रही हैं कि उनका बॉन्ड उनके सभी टीचर्स के साथ बहुत अच्छा था। टोटल जो टीचर्स थे वो उनके 9 टीचर्स थे, 7 वर men, 7 आदमी थे और 2 फीमेल्स थी, यानी 2 फीमेल टीचर्स उनके थे, तो टोटल 9 टीचर्स ही थे। आगे, Mr. Keesing, the old fogey who teaches maths, was annoyed with me for ages because I talked so much. Now, who is Mr. Keesing? कीजिंग उनके मैथ्स टीचर थे, एन फ्रैंक के मैथ्स टीचर थे और वो बहुत ही गुस्से में रहते थे। ही यूज्ड टू बी वेरी अनॉयड विद एन फ्रैंक। एन फ्रैंक के साथ हमेशा बहुत ही गुस्से में रहते थे, चिड़चिड़ाए हुए से रहते थे जब एन फ्रैंक की बात आती थी। क्यों? क्योंकि एन फ्रैंक बहुत बातूनी थी। शी यूज टू टॉक अ लॉट, शी वॉज वेरी टॉकेटिव इन द क्लास। तो यू नो कुछ टीचर्स होते हैं जब वो पढ़ा रहे होते हैं और बच्चे बहुत बात कर रहे होते हैं तो टीचर्स का लेक्चर बहुत डिस्टर्ब होता है, तो बहुत उनके साथ गुस्से में रहते हैं, एक किस्म की चिड़चिड़ाहट सी रहती है उन स्टूडेंट्स के साथ। तो ऐसा ही कुछ एन फ्रैंक और मिस्टर कीजिंग में भी था। और फॉर एजेस का मतलब होता है कि यहाँ उनका कहने का मतलब है कि सदियों से ना जाने किस चीज़ का एक गुस्सा रहा है मिस्टर कीजिंग में मेरे लिए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बात करती हूँ। ओल्ड फोगे, और ओल्ड फोगे का मतलब बेसिकली होता है ओल्ड फैशन्ड या पुराने ख्यालात वाला। तो वो मिस्टर कीजिंग के लिए कह रही हैं कि काफ़ी पुराने टीचर हैं और बहुत ही ओल्ड फैशन है, उनका जो कपड़े पहनने का तरीका भी है वो काफ़ी ओल्ड फैशन है और इसीलिए हमारा एक बहुत ज़्यादा जनरेशन गैप है मिस्टर कीजिंग और एन फ्रैंक और उनके बाकी के क्लासमेट्स के अंदर। तो वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि विद टाइम स्टूडेंट्स आर चेंजिंग, क्योंकि पहले एकदम शांत स्वभाव वाले स्टूडेंट्स आते हैं और अब धीरे धीरे थोड़े से नटोरियस स्टूडेंट्स आने लगे हैं, शैतानी करने वाले स्टूडेंट्स आ रहे हैं। तो वो मिस्टर कीजिंग थोड़ा एक्सेप्ट करने में ज़ोर आ रहा है, थोड़ी तकलीफ़ हो रही है। After several warnings, he assigned me extra homework, an essay on the subject a chatterbox. उन्होंने मिस्टर गीजिंग ने बहुत सारी उन्हें वार्निंग्स दी। एन फ्रैंक को काफ़ी वार्निंग देने के बाद भी कि चुप हो जाओ, ज़्यादा बात मत करो, बट हमारी एन फ्रैंक सुनने वाली कहाँ थी। वो तो बस बात करने की आदत है, शी इज़ वेरी टॉकेटिव, बहुत बातूनी है, तो बातें करती रहती थी। फिर एक दिन गुस्से में आके वो उनकी मिस्टर गीजिंग की बस हो गई थी, क्या बहुत हो गया, अब मुझे इसे पनिशमेंट देना होगा। तो उन्होंने पनिशमेंट किस तरीके का दिया, देखिए भले वो ओल्ड फैशन है, उनके जो थिंकिंग का, सोचने का तरीका है काफ़ी पुराना है, बट ही इज़ वेरी मैच्योर। उन्होंने जो पनिशमेंट दी वो पनिशमेंट ऐसे नहीं कि क्लासरूम से बाहर चले जाओ या नील डाउन कर लो, नो, नथिंग लाइक दैट। उन्होंने किस तरीके का पनिशमेंट दिया, एक ऐसे लिखने का पनिशमेंट दिया, जो कि कहना चाहिए कि एक प्रोडक्टिव काइंड ऑफ पनिशमेंट है, जिसमें एन फ्रैंक को कुछ लिखना है तो काइंड ऑफ टीचिंग अ लेसन इट इज़। ओके, अ चैटर बॉक्स। अब चैटर बॉक्स का मतलब क्या होता है? चैटर बॉक्स का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा बात करता है, बहुत अति में बात करता है, हर वक्त चैटर करता रहता है, चैट 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 चैट, तो उसे कहते हैं चैटर बॉक्स। तो ये चैटर बॉक्स पे जब उन्हें टॉपिक दिया गया अ चैटर बॉक्स, इसका मतलब वो चैटर बॉक्स किसे पुकार रहे हैं? एन फ्रैंक को, कि तुम इतना ज़्यादा बात करती हो कि तुम ही एक चैटर बॉक्स हो, तो लिखो इस पे। A chatterbox, what can you write about that? I would worry about that later, I decided. I jotted down the title in my notebook, tucked it in my bag and tried to keep quiet. इसका ये मतलब है कि जैसे ही उन्होंने सुना कि अरे चैटर बॉक्स पे लिखना है, तो उन्हें बहुत ही कि ये कैसा टॉपिक हुआ, इस पर मैं कैसे कुछ लिखूंगी। फिर नेक्स्ट थॉट आया कि ठीक है, अब ये टॉपिक दे तो दिया ही है और लिखना भी पड़ेगा ही, लिख देंगे। और इसी ख्याल के साथ उन्होंने अपनी ये जो नोटबुक है अपने बैग में डाली और उन्होंने डिसाइड किया कि हाँ, मैं इस टॉपिक पे लिखूंगी, और यही सोचकर वो बिल्कुल चुपचाप बैठ गई। That evening, after I had finished the rest of my homework, the note about the essay caught my eye.
I began thinking about the subject while chewing the tip of my fountain pen. इसका मतलब ये है कि जब उन्होंने अपना एन फ्रैंक ने अपना सभी होमवर्क पूरा कंप्लीट कर लिया, उसके बाद उन्हें ख़्याल आया कि मुझे एक ऐसे लिखने का होमवर्क भी है जो एक्चुअल में एक पनिशमेंट है, और टाइटल क्या था? अ चैटर बॉक्स। तो उन्हें यही सोच में पड़ गए कि मैं इस तरीके मैं क्या लिखूं इस तरीके के टॉपिक पे। काफ़ी अजीब सा था, यूनिक भी था बट वियर्ड भी था, अजीब था। तो यही वो सोचते सोचते जो उनका जो फाउंटेन पेन था उसकी टिप को अपने मुंह में ले लिया, ऐसे सोच रही थी, ख्याल में खोई हुई थी कि अब मैं इस पर क्या लिखूं। Anyone could ramble on and leave big spaces between the words, but the trick was to come up with convincing arguments to prove the necessity of talking. I thought, and suddenly I had an idea. इसका ये मतलब ये है कि कोई भी उस पर रैम्बल ऑन का मतलब बेसिकली होता है बहुत बात करना या कुछ भी ब्लैबर करना, बोलते रहना, किसी भी तरीके की इधर उधर की बातें करते रहना। तो यानी उनका कहने का मतलब है, एन फ्रैंक बोल रही हैं कि कोई और अगर होता ना तो शायद उस पर कुछ इस टॉपिक पे, क्योंकि बस एक पनिशमेंट दिया है और वो पनिशमेंट निभाना तो है ही, तो चलो इस टॉपिक पे कुछ भी लिख देते हैं, कुछ भी लिख कर, और स्पेसेस छोड़ छोड़ के, होते ना बहुत बड़ा बड़ा साइज़ के अंदर अपन लिखते हैं, 2 वर्ड्स के बीच में बहुत ज़्यादा गैप लिख के स्मार्ट राइट करने की कोशिश अपन करते हैं। तो वो कह रही हैं कि मैं अगर इस तरीके से कोई भी और हो तो शायद वो इस तरीके से लिखेगा, बट मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली हूँ। मैं क्या करने वाली हूँ, मेरी जो ट्रिक है वो ट्रिक ये है कि मैं अपने आर्ग्यूमेंट्स दूंगी। आर्ग्यूमेंट मतलब मैं अपना जो पॉइंट है वो बिल्कुल रखूँगी मेरे सर के सामने। इस ऐसे के थ्रू मैं उनको ये बताऊँगी कि आर्ग्यूमेंट की बातें करना वैलिड क्यों है, बातों नहीं होना सही क्यों है। इस ऐसे के माध्यम से मैं ऐसा ही करने वाली हूँ। लेकिन यही सोचते सोचते वो इस ख़्याल में, वो मतलब बस सोच रही थी कि मैं ऐसा क्या लिखूँ, मुझे ऐसा क्या लिखना चाहिए ताकि मिस्टर कीजिंग को मेरी ये बात समझ में आए, मेरा पॉइंट वैलिड लगे और मैं एक रेलेवेंट आर्ग्यूमेंट लिख सकूँ। और यही सोचते सोचते अचानक से उनके दिमाग में एक आइडिया आया, एक ख़्याल आया, और वो बहुत खुश हो गई कि मैं इसी पॉइंट पे अब लिखने वाली हूँ। और क्या लिखा उन्होंने? I wrote the 3 pages Mr. Keesing had assigned me and was satisfied. I argued that talking is a student's trait and that I would do my best to keep it under control, but that I would never be able to cure myself of the habit since my mother talked as much as I did, if not more, and that there's not much you can do about inherited traits. सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इनहेरिटेड ट्रेट्स का मीनिंग क्या होता है। इनहेरिटेड का मतलब होता है जो आपने गेन किए हैं, जो आपको मिले हैं किससे, और ट्रेट्स होते हैं एक तरीके की हरकतें। तो आपने अपने एंसेस्टर्स से जो हरकतें गेन की हैं, एक तरीके से ये कहना सही होगा कि जो जीन्स आप में आए हैं अपने पेरेंट्स से, चाहे फादर है या मदर है या आपके रिलेटिव्स भी हैं या आपके एंसेस्टर्स हैं, जिससे भी आपको वो जीन्स आए हैं उनकी हरकतें तो आप में आती ही हैं। तो यहाँ पे जो उन्होंने आर्ग्यूमेंट दिया है एन फ्रैंक ने, वो ये लिखा है, जैसे उनके दिमाग में ख्याल आया कि अब मुझे पता है मैं इस ऐसे के बारे में क्या लिखने वाली हूँ, उन्होंने धड़ाधड़ 3 पेजेस भर दिए एकदम, और अपनी बात बहुत ही साफ और क्लियर शब्दों में कह दी। और क्या बात कही उन्होंने मिस्टर कीजिंग को कि देखिए, स्टूडेंट्स का एक आदत होती, देखिए बड़ों का एक अलग रवैया होता है, वो मैच्योर होते हैं, उन्हें लाइफ के भी कुछ एक्सपीरियंसेस होते हैं, तो वो मैच्योर होने के साथ साथ खैर बचपना भी होता है, लेकिन वो थोड़े से संभले स्टेबल होते हैं। लेकिन बच्चे क्या होते हैं, चंचल होते हैं, वो बात भी करेंगे, खेलेंगे कूदेंगे, फिर थोड़ी देर लड़ाई झगड़ा करके चुपचाप बैठ जाएंगे, उदास हो जाएंगे, फिर थोड़ी देर बाद अपनी लड़ाई झगड़ा भूल जाएंगे और फिर से एक दूसरे के साथ एकदम गहरे दोस्त बन जाएंगे। बच्चे बहुत चंचल होते हैं और यही उनका एक ट्रेट है, यही उनका बच्चों का एक पहचान ही यही है बच्चे होने की, कि जो आप उनसे बहुत ज़्यादा मैच्योर और समझदारी की एक्सपेक्टेशन नहीं करना चाहिए। एक 10 साल के बच्चे से एक 50 साल के व्यक्ति जैसी मैच्योरिटी की एक्सपेक्टेशन करना गलत है। ऑलराइट, तो बच्चे चंचल होंगे ही, और यही उनका आर्ग्यूमेंट था कि मैं स्टूडेंट्स जो हैं, जो विद्यार्थी हैं,
वो चंचल हैं, वो बातें करेंगे और इसीलिए मैं भी जो है आई वुड डू माई बेस्ट, मैं अपना सबसे बेहतर कोशिश करूँगी टू कीप इट अंडर कंट्रोल। मतलब मैं भले ही मैं कितनी भी बातूनी हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपनी पूरी पुरज़ोर कोशिश करूँगी कि मैं अपनी इस हरकत को अंडर कंट्रोल रखूँ ताकि आपको गुस्सा नहीं आए। बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ ऑफ द हैबिट सिंस माई मदर टॉक्ड एज मच एज आई डिड इफ़ नॉट मोर। इसका मतलब है कोशिश तो मैं पूरी करूँगी, देखो मैं फुल ट्राई करूँगी कि मैं बहुत ज़्यादा बात ना करूँ, कंट्रोल में ही रहकर बात करूँ, लेकिन फिर भी कुछ हद तक ये पॉसिबल होना संभव नहीं है, क्योंकि मुझे ये जो हरकत है ना, ये बोलने वाली जो मेरी आदत है, वो मुझे मेरी मदर से मिली है, मेरी माँ से मिली हुई है। वो एक इनहेरिटेड ट्रेट है। मुझे मेरी मम्मी भी, मेरी जो मदर हैं, वो भी बहुत ज़्यादा बातूनी है, बहुत ज़्यादा बात करती हैं, तो मैं भी उनके जितनी ही बात करती हूँ। भले ही उनसे ज़्यादा ना बात करती होंगी, लेकिन मैं उनसे कम बात भी नहीं करती हूँ। तो सर, भले ही मैं कितनी भी कोशिश करूं, लेकिन मेरे अंदर ये जो ट्रेट्स हैं ना, मेरी मदर के जो जीन्स आए हैं, उसके लिए आई कैन नॉट डू मच अबाउट इट। मैं उसके लिए कुछ ज़्यादा नहीं कर सकती, ये तो है और ये तो रहेगा ही। Mr. Giesing had a good laugh at my arguments, but when I proceeded to talk my way through the next lesson, he assigned me a second essay. This time it was supposed to be on an incorrigible chatterbox. जब एन फ्रैंक ने अपना ये जो ऐसे है मिस्टर कीसिंग को दिया, तो मिस्टर कीसिंग भी आर्ग्यूमेंट्स पढ़ के बहुत हंसे कि भाई मैं तो चंचल हूँ, बात तो करूँगी ही ना, और मेरे अंदर मेरी मदर के जीन्स आए हैं, तो वो बहुत बातूनी है, तो जितना वो बोलती हैं उतना ही मैं भी बोलूँगी, उसका अब कुछ किया नहीं जा सकता। और उन्होंने अपनी बात बहुत ही बढ़िया तरीके से पेपर पे उतारी और मिस्टर कीजिंग को ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और एंटरटेनिंग भी लगा, इसीलिए वो बहुत हंसे भी इस चीज़ पर। लेकिन उन्होंने अपनी हंसी को ज़्यादा दर्शाया नहीं। जो भी हंसी आई, जो भी वो इस चीज़ को पढ़ के ही वॉज़ फीलिंग हैप्पी और ही वॉज़ फीलिंग लाइक लाफिंग अ लॉट, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को किसी को शो नहीं किया। लेकिन जब एन फ्रैंक को लगा कि हाँ, ये थोड़ा सा अब काम डाउन हो गए हैं, उतना गुस्सा मुझसे नहीं है, वो वापस जैसे ही बात करने लगी, तो फिर से उन्हें मिस्टर कीजिंग ने रोक दिया, उन्हें टोका और उन्हें एक दूसरा टॉपिक दे दिया ऐसे लिखने के लिए। और इस बार का जो टॉपिक था वो था एन इनकरेजिबल चैटर बॉक्स। इनकरेजिबल का मतलब बेसिकली होता है ऐसी कोई भी चीज़ जिसे ठीक नहीं की जा सकती है, दैट कैन नॉट बी करेक्टेड, ठीक है, जिसे ठीक नहीं किया जा सकता है। तो इस टॉपिक पे उन्होंने एन फ्रैंक को जो है अब लिखने को दिया, मतलब ये उनका सेकेंड असाइनमेंट था। आई हैंडेड इट इन एंड मिस्टर कीजिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट फॉर 2 होल लेसन्स। इसका मतलब है कि उन्होंने इस पर भी कुछ लिखा, मिस्टर कीजिंग को दे दिया, तो जो भी पनिशमेंट के तौर पे जो असाइनमेंट मिल रहे थे, देखिए मिस्टर कीजिंग दे तो रहे थे पनिशमेंट, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने एक बहुत ही क्रिएटिव तरीका ढूंढा था पनिशमेंट देने का, और वो था कुछ लिखो। तो लिखकर एन फ्रैंक भी जो है कहीं ना कहीं अपनी एक क्रिएटिविटी दिखा रही थी और अलग अलग आइडियाज़ ला रही थी। उन्होंने भी इस पनिशमेंट को, इस असाइनमेंट को नेगेटिवली या हल्के हाथों नहीं लिया। इनफैक्ट शी टुक इट एज अ काइंड ऑफ चैलेंज एंड शी वॉज हैंडलिंग इट वेरी वेल। बहुत बढ़िया तरीके से उसको हैंडल कर रही थी, अच्छी तरीके से अपने आर्ग्यूमेंट्स लिख रही थी। और जब सेकेंड टॉपिक पर भी उन्होंने ऐसे लिख दिया, तो अब मिस्टर कीजिंग के पास आगे बोलने के लिए कुछ रहा नहीं। लेकिन मिस्टर कीजिंग भी रुकने वाले नहीं थे। क्या किया उन्होंने? However, during the third lesson, he would finally had enough. अब बस बहुत हो गया था, क्योंकि एन फ्रैंक अपने आर्ग्यूमेंट्स दे के अपनी बोलने वाली बात को वैलिड कर देती थी कि नहीं, मेरा बोलना सही है, गलत नहीं है। फिर वापस बोलने लग जाती थी, बात करने लग जाती थी। लेकिन मिस्टर कीजिंग कहाँ तक इस चीज़ को सहन करते, कहाँ तक एक्सेप्ट करते? बस उनकी अति अब हो गई थी। एंड वॉट ही डिड, एन फ्रैंक ये मिस्टर कीसिंग बोल रहे हैं कि एन फ्रैंक एज पनिशमेंट फॉर टॉकिंग इन क्लास राइट एन ऐसे एंटाइटल्ड क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। देखिए, ये जो टाइटल अपने आप में ही थोड़ा सा फनी है कि क्वैक 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 सेड
मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स। तो क्वैक क्वैक कौन करता है क्वैक क्वैक? बतख, डक करती है क्वैक क्वैक, उसी तरीके की आवाज़ जो है वो प्रोड्यूस करती है। तो हालांकि ये जो टाइटल जैसे ही उन्होंने सुना, जो टॉपिक सुना, तो एवरीवन इन द क्लास स्टार्टेड लाफिंग। वो हंसने लग गए कि इस तरीके के टॉपिक पे कोई कैसे लिखेगा, या लिखेगा तो क्या लिखेगा, स्पेशली एनी फ्रैंक क्या लिखेंगी, क्योंकि अभी तक के 2 टॉपिक से बहुत ही बढ़िया एसेज लिख कर लाई हैं। So the class roared. I had to laugh too, though I had nearly exhausted my ingenuity on the topic of chatterboxes. It was time to come up with something else, something original. Now ingenuity का मतलब होता है originality या something creative, जो एकदम real है, कहीं से कॉपी नहीं मारा हुआ है। तो जैसे ही पूरी क्लास ने ये नया टॉपिक सुना क्वैक क्वैक वाला, तो सब, रोड का मतलब होता है ज़ोर से आवाज़ निकालना। जैसे अगर जानवरों की बात करें तो दहाड़ना, और अलग अलग सिचुएशन में रोर के मीनिंग चेंज हो जाते हैं, लेकिन ज़ोर से आवाज़ निकालना ही बेसिकली रोर होता है। तो पूरी क्लास एक तरीके से हूटिंग जैसा करने लग गई, बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लग गई इस चीज़ पर जो टॉपिक दिया है मिस्टर कीजिंग ने। और इतना फ़नी लग रहा था एन फ्रैंक को भी कि वो खुद भी हंसने लग गई कि उन्हीं का ही ये पनिशमेंट है, बट स्टिल शी स्टार्टेड लाफिंग ओवर इट। लेकिन फिर भी उनका पनिशमेंट तो है ही, और उनको इस पर ऐसे तो लिखना है ही ना, तो वो ऑलरेडी एग्जॉस्ट हो चुकी थी, क्योंकि पहले के जो 2 टॉपिक थे उस पर ही वो अपने आर्ग्यूमेंट्स लिख के और कुछ नया करने का, कि मैं इस पर ऐसे ही इसको खाली हल्के हाथों से तो लेने वाली हूँ नहीं मिस्टर कीजिंग के असाइनमेंट्स को या पनिशमेंट को। तो उनका था कि मैंने तो अपने सारे आइडिया, सारी जो ओरिजिनलिटी थी, वो ऑलरेडी सारी क्रिएटिविटी उन 2 एसेस में डाल दी। मुझे क्या पता था कि वो एक और टॉपिक मुझे दे देंगे कि एक और निबंध लिख कर लेकर आओ। आई हैड नो आइडिया, मैं ऑलरेडी एग्जॉस्ट हो चुकी हूँ, तो मैं अब आगे और क्या करूँ कि उन्होंने मुझे, और वो अलग अलग टॉपिक भी नहीं दे रहे थे, सिर्फ टाइटल अलग थे, लेकिन था एक ही सेम, चैटर बॉक्स चैटर बॉक्स चैटर बॉक्स। तो कितना एक ही टॉपिक पे कितना नया आइडियाज़ कोई ला सकता है। लेकिन इट वॉज टाइम टू कम अप विथ समथिंग एल्स, समथिंग ओरिजिनल। अभी वो कुछ ऐसा लिखना चाहती थी कि मिस्टर कीजिंग भी बोले कि हाँ बस अब सही है, यानी ये जो दौर चल पड़ा है ना एसेज लिखने का और ऐसे के नाम पर पनिशमेंट देने का, बस अब वो एंड हो जाए। यही इसी ख्याल के साथ उन्होंने क्या किया, माई फ्रेंड सानी who's good at poetry offered to help me write the essay from beginning to end in verse, and I jumped for joy. Mr. Keesing was trying to play a joke on me with this ridiculous subject, but I would make sure the joke was on him. देखिए मिस्टर कीजिंग बेसिकली क्या कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं एन का जो है मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे थे। उनको एक किस्म से ह्यूमरस भी हो रहा था, मजाकिया भी हो रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करना चाह रहे थे जहाँ एन फ्रैंक जो है वो बहुत ज़्यादा बातूनी होने में झिझके, हेजिटेट करें, कि जितनी भी बार बात करें उन्हें लगे कि अरे मैं बात ना करूं तो बेटर है, वरना मिस्टर कीजिंग ऐसे करेंगे या ऐसा कुछ पनिशमेंट दे देंगे। इस तरीके से वो मिस्टर कीजिंग कुछ करना चाह रहे थे, लेकिन हमारी एनी फ्रैंक इतना ईजीली तो काबू में आने वाली थी नहीं। तो उन्होंने क्या किया, उनकी एक फ्रेंड थी सानी, वो पोइट्री बहुत अच्छा लिखती थी, तो उसने सोचा कि मैं सानी की ही हेल्प लेती हूँ। तो एन फ्रैंक उनके पास गई, उनकी हेल्प ली और डिसाइड किया कि ये जो पूरा ऐसे है वो पोइट्री के रूप में, एक वर्स के रूप में, वर्सेस होते हैं पोइट्री जो स्टैंजाज होते हैं, उस तरीके से इस पूरे ऐसे को वो लिखेंगी। और ये एक नया तरीका होगा मिस्टर कीजिंग को ये बताने का कि क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स पे भी कुछ बहुत क्रिएटिवली और ओरिजिनल लिखा जा सकता है। अब जैसे वो मिस्टर कीजिंग क्या उन पे जोक क्रैक करना चाहते थे एन फ्रैंक पे, बट एन फ्रैंक मेड श्योर कि जोक वो खुद ना बने, बल्कि मिस्टर कीजिंग पर एक जोक क्रैक हो जाए, उनके साथ एक मजाक हो जाए। I finished my poem and it was beautiful. It was about a mother duck and a father swan with 3 baby ducklings who were bitten to death by the father because they quacked too much. यहाँ कहने का मतलब है कि एक डक है और एक स्वॉन है, और उन दोनों के जो बच्चे हैं, डकलिंग्स मतलब डक के जो बच्चे होते हैं उन्हें डकलिंग्स कहा जाता है, तो उनके 3 बच्चे हैं
और वो इतना क्वैक 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 करते हैं कि जो फादर है, स्वॉन है, उन्हें उसे इतना तेज़ गुस्सा आया कि उन्होंने बच्चों को काट लिया, और तब तक काटा वो खा ही गए उन बच्चों को, और जब तक वो बच्चे मर ना गए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्वैक 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 कर रहे थे। सो दे वर बिटन टू डेथ बाय द फादर, मतलब बच्चों को मार ही डाला। अब देखो यहाँ पर ये नहीं है कि किसी फादर ने अपने बच्चों को मार डाला, नो, इट्स नॉट लाइक दैट। तो उन्होंने जो पोम लिखी, इट वॉज ब्यूटीफुल, और जो मदर डक है, फादर डक, तो यहाँ पे बेसिकली क्या बता रही है एन फ्रैंक कि वो खुद को उस डकलिंग से कंपेयर कर रही है और मिस्टर कीजिंग को उस फादर से कंपेयर कर रही है। तो देखिए बहुत बेसिक सा ये एक सिनेरियो होता है कि जो छोटा सा बच्चा, डकलिंग्स अगर हम कहें, या हम इंसान के बच्चे की भी अगर बात करें, तो जब छोटा होता है तो रोता है, ची ची करता है, तो वो बहुत बेसिक है। आप क्या उसको लेक्चर देने के लिए बैठ जाएंगे कि इतना मत रो, चुप हो जाओ? मे बी आफ्टर अ कपल ऑफ ईयर्स, जब वो बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाए, 1-1.5 साल का भी हो जाए, तब हम उन्हें बोलने लगते हैं कि बस। लेकिन जब इतना छोटा बच्चा है तो आप उसको कुछ समझा नहीं सकते हो, या आप उसको कुछ बोल नहीं सकते। आप ही को उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ, बच्चा छोटा है, वो रोएगा भी, हंसेगा, खेलेगा, शरारतें भी करेगा, सब करेगा। एक सर्टेन पॉइंट के बाद ही उस बच्चे को कुछ बातें समझाई जा सकती हैं और वो बच्चा अंडरस्टैंड कर सकता है, क्योंकि वो बायोलॉजिकली ही उसका ब्रेन उतना मैच्योर नहीं हुआ है। ठीक है, तो यही बात वो उन डकलिंग्स के थ्रू बताना चाह रही थी कि डकलिंग्स तो क्वैक क्वैक करेंगी ही ना, वो तो बट ऑब्वियस चीज़ें हैं। अब फादर को पसंद नहीं आ रही हैं, या उस स्वॉन को पसंद नहीं आ रही हैं, और इसलिए वो तो उसे खा ही गया, तो ये तो कोई लॉजिक नहीं हुआ। तो इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि मैं तो बच्ची हूँ, मैं तो बातें करूँगी ही ना। बच्चों का और छोटे बच्चों का तो ये तरीका ही होता है, हरकतें यही होती हैं। तो इसमें जो मैच्योर व्यक्ति है ना, उसको इस चीज़ पे उनको हर वक्त काटने को नहीं दौड़ना चाहिए, या मारने को नहीं दौड़ना चाहिए, बल्कि ये समझना चाहिए कि चूंकि बच्चे छोटे हैं तो कुछ शरारतें तो करेंगे ही। लकीली मिस्टर कीजिंग टुक द जोक द राइट वे। एक्चुअली ये जो जोक क्रैक किया है ना एन फ्रैंक ने मिस्टर कीजिंग के साथ, ये एक तरीके का सटायर है। मतलब सटायर का मतलब ये होता है कि आप किसी पर कोई बात कर रहे हो इन अ वे ऑफ अटैक, ठीक है, एक अटैक करने के तरीके से, लेकिन बहुत ही बढ़िया तरीके से वो बात कह रहे हो कि वो सीधा अटैक नहीं करती, बल्कि इधर उधर से होते हुए वो बात सामने वाले तक पहुंचती है, और वो सामने वाला समझ भी जाता है, और बहुत नेगेटिवली भी उसको वो महसूस नहीं होती। जैसे यहाँ पर डायरेक्टली एन फ्रैंक ने मिस्टर कीजिंग को बोला है कि आप तो मुझे इस हद तक परेशान कर रहे हो कि आप तो शायद मुझे जान से ही मार डालोगे, यू आर अ मर्डरर। लेकिन जिस तरीके से वो इस चीज़ को कह रही हैं, सोचो अपने टीचर को ऐसा कुछ कहना, जिस तरीके से लेकिन एन फ्रैंक इस बात को पेश कर रही हैं, प्रेजेंट कर रही हैं मिस्टर कीजिंग के सामने, इट्स समथिंग कमेंडेबल, बहुत ही बढ़िया तरीके से बता रही हैं। और सबसे बढ़िया बात ये है कि मिस्टर कीजिंग को भी ये बात बढ़िया तरीके से समझ में आई, और उन्होंने भी इस जोक को जोक की तरह ही लिया, ना ही इस पर गुस्सा हो रहे हैं और नाराज़ हो रहे हैं। He read the poem to the class, adding his own comments, and to several other classes as well. Since then, I have been allowed to talk and haven't been assigned any extra homework. मिस्टर कीजिंग को भी उनकी ये जो वर्स जैसी लिखी हुआ जो ऐसे था ना, वो इतना पसंद आया कि उन्होंने पूरी क्लास के सामने उसे पढ़कर सुनाया, अपने खुद के भी कुछ कमेंट्स उसमें ऐड किए, और ये ऐसे उन्होंने अपनी बाकी क्लासेस को भी पढ़कर सुनाया, उन्हें इतना पसंद आया। इसका मतलब उन्होंने इस सटायर को बहुत ही बढ़िया तरीके से एक्सेप्ट किया है, और इस चीज़ को भी समझा है कि हाँ, बच्चे हैं, शरारत तो करेंगे ही, हमें ही जो बड़े हैं, मैच्योर लोग हैं, सीनियर हैं, हमें ही थोड़ा सा उन्हें लेकर पेशेंट होने की ज़रूरत है। और इसी को ध्यान में रखते हुए कभी भी मिस्टर कीजिंग ने आगे से एन फ्रैंक को रोका टोका नहीं बात करने से, तो वो आराम से खुल के बात कर पाती थी। ऑलराइट। और हाँ, उनको एक्स्ट्रा होमवर्क जो पनिशमेंट के नाम पे मिलते थे, बिल्कुल वो भी मिलना बंद हो गए। सो देयर वाज नो पनिशमेंट, नो एक्स्ट्रा होमवर्क। ऑन द कॉन्ट्ररी, मिस्टर कीजिंग ऑलवेज मेकिंग जोक्स दीज डेज। इसका मतलब ये है कि मिस्टर कीजिंग भी
उनको एक ये अंडरस्टैंडिंग आ गई कि बच्चों के साथ अगर आपको रहना है तो थोड़ा सा बच्चा तो बनना ही पड़ेगा, आप उनके साथ बहुत अति में स्ट्रिक्ट नहीं हो सकते। डिसिप्लिन लाना इज़ वेरी गुड, लेकिन अननेसेसरी स्ट्रिक्ट होना और उनके साथ रूड होना कहीं से कोई काम नहीं करने वाला है, कोई भी बढ़िया रिजल्ट नहीं निकलेगा। एन फ्रैंक के जो ऐसे में एक तरीके से एक लेसन था जो मिस्टर कीसिंग के लिए एक बहुत ही बढ़िया लेसन बना, एक समझ बनी, और यही कहीं ना कहीं ये हुआ कि आगे से और पनिशमेंट देने के बजाय उल्टा मिस्टर कीसिंग को अंडरस्टैंडिंग आई एन फ्रैंक को लेके, बाकी बच्चों को लेके, और उन्होंने भी जोक्स मारना शुरू कर दिया। मतलब उनका वो भी अब अपना एक लाइट मूड के साथ ही क्लास में रहते थे। योर्स एन मतलब ये एक लेटर की तरह उन्होंने किसे लिखा है, किटी को लिख रही हैं, और लास्ट में लिखा है योर्स एन। दिस इज़ द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल विथ स्लाइट अडेप्टेशन। स्लाइट अडेप्टेशन का मतलब यहाँ ये है कि जो इस लेटर के अलावा कुछ जो बातें लिखी गई हैं वो एज इट इज़ नहीं उठाई गई हैं, बल्कि जैसे ये लेटर एज इट इज़ उठाया गया है, लेकिन बाकी जो बातें एज इट इज़ नहीं उठाई गई हैं, बल्कि एक सिंपल वे में एक्सप्लेन करने के हिसाब से उसे समझाई गई हैं। और ये एक, जैसे मैंने पहले भी बताया, एक छोटा सा अंश है उनकी पूरी डायरी का, फुल डायरी ये नहीं है। इट इज़ वेरी लगभग 2 साल का रिकॉर्ड है उस डायरी में। ओके, आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसके बावजूद भी अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। यहीं पे हमारा ये जो वीडियो है वो एंड होता है। और मैं आपको याद दिला दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स हमें प्रोवाइड करवाता है टॉप क्वालिटी एजुकेशन और कंटेंट के साथ साथ ये सभी के टॉप कोर्सेज़ वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके साथ ई बुक्स और ई नोट्स के लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आप विज़िट कर सकते हैं। और आप वीडियोस के एक्सेस के लिए www.magnetbrains.com पर भी विज़िट कर सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू सो मच।